हाय एवरीवन, दिस इज प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू बोलबात। आज हम एनसीईआरटी सीरीज देख रहे हैं। ये पूरी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जो कि बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे नए प्रश्न हैं जो मैंने खुद बैठ के फॉर्म किए हैं इनको और आपके सामने पीडीएफ के फॉर्म में लेकर के आई हूँ। और ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि एग्जाम में आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिटवीन द लाइन जा करके ये क्वेश्चंस मैं फॉर्म कर रही हूँ। और ये क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल प्योरली मेरे द्वारा फॉर्म किए गए हैं। तो और कहीं आपको ये पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेंगे। ये पूरी तरह मैंने इनको फॉर्म किया है और ये इतने स्पेशल हैं, इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसकी मैंने एक अलग जो है लिस्ट बना दी है। बिहार शिक्षक भर्ती प्लेलिस्ट के नाम से ये प्लेलिस्ट लगी हुई है डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां से ये अवेल करके और सारे वीडियोस अवेल करके आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन चक्कर ये होता है कि हम समझ नहीं पाते कि कहाँ से उठा करके दे रहा है, क्योंकि इतनी डेप्थ में जाके हम एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंटोनियो गुतरेश ने इनके बारे में कुछ कथन है। ठीक है, वो देखना है कि आपने जो यहाँ पर क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। पहला कह रहा है कि ए ऑप्शन कह रहा है 1 जनवरी 2017 को महासचिव का पद संभाला। दूसरा सेंटेंस है बी ऑप्शन क्या है 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे। तीसरा क्या कह रहा है कि 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रहे, यानी कि जो यूएन HCR जिसको बोलते हैं उसके ये कमिश्नर रहे हैं। और डी कह रहा है कि ये सभी सही हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर कोई ऑप्शन एक सही है या फिर सभी सही हैं। तो देखिए एंटोनियो गुतेरेस के बारे में जितने भी सेंटेंस यहाँ पर दिए गए ये सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो है तो इसके लिए जो है आप नोट्स बना लें या फिर इनका स्क्रीनशॉट करके रख लें, क्योंकि यहाँ से आपको जो है बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं पर नहीं मिलेगा। अब यहाँ से कोई कॉपी करके दे दे आपको तो वो अलग बात है, क्योंकि ये प्योरली मेरे द्वारा फॉर्म किए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक व आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई यूएन की कई एजेंसियां हैं। कौन कौन सी हैं देखेंगे। एजेंसियों की बात हो रही है तो देख लेना, एजेंसियां और जो इनके शाखाएं यानी कि अंग हैं उनमें अंतर होता है। पहला है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा है UNDP विकास कार्यक्रम। सी कह रहा है कि सभी सही है, यानी कि जो नीचे के ऑप्शन ये भी सही है। UN सुरक्षा परिषद एक से अधिक सही है या सभी सही हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं ये क्या है, एजेंसियां हैं। ठीक है, ये एजेंसियां हैं, ये दोनों क्या है, एजेंसियां हैं। लेकिन अगर हम बात करें UN सुरक्षा परिषद तो ये क्या है, ये इसका जो है अंग है यानी कि शाखा है। तो यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन सभी सही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर गलत है, ये एजेंसी नहीं है, शाखा है इसकी। तो एक से अधिक हो यानी कि ये दो आपके राइट हो जाएंगे। कौन सा, एक ये ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कि एक से अधिक यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखेंगे, सेशन को सभी लाइक करेंगे और जो है जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो ऐसे ही आपको कंटेंट मिलता रहेगा और फुल एनसीईआरटी मैं आपको दे पाऊंगी विद इन टाइम। ठीक है, तो आपको पूरा कंटेंट चाहिए तो आपको मोटिवेशन भी हमें देना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के सामने दो बुनियादी सुधारों का मामला है। कौन कौन से, सुरक्षा परिषद के सामने, क्योंकि सुरक्षा परिषद जो है इसमें काफी सारी खामियां देखी जा रही हैं, तो इनके सामने जो बुनियादी सुधार हैं दो हैं, वो मेन दो हैं जो हैं सुधार। कैसे, दो बुनियादी सुधार हैं। कौन कौन से हैं, इस संगठन की बनावट एवं प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इसके न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। ये दो हैं। अब ये कह रहा है कि दोनों सही हैं, इसमें जो दोनों दिए गए हैं दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं, कुछ और ही इसके मामले हैं, कुछ और ही इसके मुद्दे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ सुरक्षा परिषद ना होकर के संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा। क्वेश्चन जो है जरा सा चेंज, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये गलत प्रिंट हो गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ।
यानी कि यूएनओ। यूएनओ के सामने 2 बुनियादी सुधारों का मामला है। कौन-कौन सा है? तो ये दोनों हैं कि इस संगठन की बनावट एवं प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए, इसके न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, यही दोनों जो हैं मेन इसकी बुनियादी बातें हैं और इससे जो है लगभग सभी देश सहमत हैं कि इन 2 जो है मुद्दों पर सुधार होना ही होना चाहिए। यदि हम बात करें बनावट एवं प्रक्रियाओं के में सुधार किया जाए, तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर सबसे बड़ी जो है इनकी डिमांड है और ये चाहते हैं कि यहाँ पर स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। देखिए, इसको भी ध्यान से आपको सुनना है। 2 मुद्दे हैं और 2 मुद्दे के अंतर्गत क्या-क्या बातें हैं वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी कॉन्सेप्चुअल आप जो है पीजीटी लेवल पे जा रहे हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। अस्थायी, स्थायी एवं अस्थायी संख्या जो सदस्य संख्या है, वो जो है बढ़ानी चाहिए। इसके अंदर ये बात आती है, ठीक है? और जबकि अगर न्यायाधिकार की बात करें तो बढ़ाना, इसके अंदर ये आएगा और अगर हम न्यायाधिकार के में बात करें, तो इसमें जो है इसके अंतर्गत ये कहते हैं कि इसके जब न्यायाधिकार की बात होती है, तो क्या हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन से कामों को महत्व दिया जाए, यानी कि किस रोल में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा अब इन्वॉल्व करना चाहिए हमको। तो यहाँ पर जो है कुछ देश और विशेषज्ञ क्या मानते हैं कि इसको जो है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसको शांति और सुरक्षा से जुड़ा जो मिशन है, उसमें जो है ज़्यादा अपना प्रभावकारी रोल अदा करना चाहिए। ठीक है? यहाँ पर 2 विचार हैं, शांति सुरक्षा से एक एक जो है पक्ष कहता है कि शांति सुरक्षा से संबंधित कार्यों में अपना जो है मेन रोल इसका यही काम होना चाहिए, जबकि दूसरा क्या कहता है कि विकास तथा मानवीय भलाई के काम, ठीक है? विकास तथा मानवीय भलाई के काम। मानवीय भलाई के काम। इसके अंदर क्या-क्या आ जाएगा? इसके आ जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय, ये सभी आ जाएँगे। तो यहाँ पर 2 तरह के जो हैं, इसके अंदर के जो न्यायाधिकार है, यानी कि काम करने का जो क्षेत्र है, तो उसमें 2 तरह के मत आते हैं। एक शांति सुरक्षा पर बल देता है, दूसरा विकास तथा मानवीय जो भलाई है, इस तरह के कामों को कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को ये काम करना चाहिए। दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ को मेन रोल ये होना चाहिए। और जो ये बनावट एवं प्रक्रिया में बात है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत इन लोगों को हो रही है, जो ये संयुक्त ये सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद की जो कार्य करने का तरीका है, इसमें 5 स्थायी सदस्य जो बन गए, वो अभी तक बने हुए हैं, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और अस्थायी सदस्यों में भी 65 में हुई थी इसमें बढ़ोतरी, उसके बाद जो है कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। यानी कि इतने सालों से बढ़ोतरी इसमें नहीं हुई है और ना ही ये प्रतिनिधित्व पूरे जो है क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है वो भी नहीं करती है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि स्थायी अस्थायी दोनों की संख्या बढ़ाई जाए और खास तौर पे एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जो है यहाँ पर जगह दिया जाए। यहाँ पर रोल इनका होना चाहिए, स्थायी और अस्थायी सदस्यों में। तो ये 2 बातें हैं, इनको आप याद रखिए। बाकी ये इनके 2 मुद्दे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 मेन मुद्दे हैं जिन पे सुधार की बात चल रही है। न्यायाधिकार यानी कि इस कार्य क्षेत्र और बनावट एवं प्रक्रियाओं जिसमें सुरक्षा परिषद की जो है मेन बात आ जाती है। ठीक है? ऑप्शन सी यहाँ पर सही आ जाएगा, यानी कि दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाले देश कौन-कौन से हैं? तो 2019 के अकॉर्डिंग है ये, लेकिन यदि आप में ये क्वेश्चन आता है तो यही आपसे जो है डेटा पूछा जाएगा। पहला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है, इसका योगदान कितना है? 22.0% है, जबकि जो चीन है, चीन का है 12% है। जापान कितना है? 8.5 है। यहाँ पर आगे कह रहा है कि सभी जो ये आंकड़े दिए गए हैं गलत हैं या सभी सही हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा, ये सभी आंकड़े सही हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो जर्मनी कितना है? जर्मनी का जो है आंकड़ा दिया गया है ये 6% है, ठीक है? 6% है और यूके की बात कर लें, यूके तो इसका है कितना? 4.5 है, 4.5 है, जबकि अगर हम फ्रांस की बात करें तो इसका 4.4 है। इसका जो है फ्रांस 4.4 में आ जाएगा। अब हम भारत देख लेते हैं, भारत कितना देता है? तो भारत 0.8% का योगदान इसका है सालाना बजट में। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सालाना बजट है उसमें 0.8% भारत का जो है योगदान है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है सभी सही हैं, जो भी आंकड़े सही दिए गए हैं सब सही हैं, साथ में ये भी आपको दे दिए गए हैं।
चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस महासचिव को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला? बान की मून को मिला, और कोफी ए अन्नान को मिला, बुतरस बुतरस घाली को कहा, या ये हो जाएगा यहाँ पर ट्रैगुली, ये ट्रैगुली को मिला है। किसको मिला है? तो यहाँ पर आपका कोफी ए अन्नान भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कब से कब रहते हैं? 1997 से लेकर के और 2006 तक ये रहते हैं। ठीक है, 2006 तक रहते हैं। और ये कहाँ से हैं? ये घाना से हैं। ठीक है, और कौन से हैं ये? तो ये 7वें हैं। बुतरस बुतरस घाली छठे थे, जिन्होंने सिर्फ एक टेन्योर पूरा किया था, और ये 7वें हैं। उनके बाद आते हैं कोफी अन्नान, और ये छठे हैं। बुतरस बुतरस घाली कहाँ से हैं? ये मिस्र से हैं। मिस्र से हैं। कब से कब तक है इनको? 1992 से लेकर के कब 1996 तक जो है, क्योंकि एक ही टेन्योर उन्होंने पूरा किया था। और एन एजेंडा फॉर पीस, ये सब आपका इसी में दिया गया है, एनसीईआरटी में। ये इन्होंने रिपोर्ट दी थी जो बार बार पूछी जाती है। ट्रैगुली कैसे हैं? ये पहले हैं, इन्होंने भी एक ही टेन्योर पूरा किया था। यहाँ पर दो, बुतरस बुतरस घाली एवं ट्रैगुली, ये क्या एक ही टेन्योर पूरा करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, एक टेन्योर पूरा करते हैं। और यदि हम बान की मून की बात करें तो ये कोफी अन्नान के बाद आते हैं। 2007 से 16 तक रहते हैं। 2007 से कब तक रहते हैं? 2016 तक ये रहते हैं। और 17 में क्या है? एंटोनियो गुतरेस आ जाते हैं। ठीक है, 2017 में कौन आता है? गुतरेस आ जाते हैं। ये गुतरेस ये कहाँ से हैं? पुर्तगाल से हैं। बान की मून कहाँ है? दक्षिण कोरिया से हैं। और ये सब जो है यहाँ पर सीक्वेंस आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान रखिए, इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ। वैसे कल क्लास में इनका पूरा सीक्वेंस हमने दिया था। आज यहाँ पर जिनके नाम आ गए उनको हमने फिर से दिया। ट्रैगुली कहाँ से हैं? तो ये देख लीजिए, ये नॉर्वे से हैं। और बान की मून कहाँ से हैं? तो दक्षिण कोरिया से हैं। गुतरेस पुर्तगाल से हैं। कोफी अन्नान घाना से हैं। बुतरस बुतरस घाली मिस्र से हैं। तो ये सभी ठीक, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था, और शिकायतें सबसे ज्यादा किसको? सुरक्षा परिषद को ही लेकर आती हैं, क्योंकि वहां पर ही सबसे ज्यादा ज्यादती देखने को मिलती है। यानी कि पावर का इतना अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वहां पर, तो वहीं पर से सबसे ज्यादा नाराजगी है। चलिए देखेंगे, ऑप्शन ए कह रहा है सुरक्षा परिषद राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। अगला बी कह रहा है कि इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्य और हितों की छाप होती है। तो जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था उसमें 3 मुख्य शिकायतें थी, जो यहाँ पर दी गई वो सारी सही है कि नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो 3 चीजें यहाँ दी हैं। ये सब जो दी गई हैं सभी सही है, या सभी गलत है, या इनमें से कोई एक सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सभी सही हैं, यही 3 तो इनको आप याद कर लीजिए। प्रतिनिधित्व नहीं, बराबर प्रतिनिधित्व नहीं है, पश्चिमी मूल्यों की छाप दिखती है, और जो है राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है। ये 3 इसके बारे में शिकायतों का जिक्र हुआ था, और इसी के बारे में स्वीकृत जो है आम सभा में स्वीकृत का प्रस्ताव पारित हुआ था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विश्व बैंक की प्रमुख गतिविधियों में, विश्व बैंक से संबंधित यहाँ सेंटेंस दिए गए हैं, सारे कॉन्सेप्चुअल हैं, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल आपने देख लिए तो फैक्चुअल आप देख ही लेंगे, या 1 सेंटेंस कोई आ जाएगा तो वो आप देख ही लेंगे। तो आपको इनको जो है क्या है, थोड़ा डेप्थ में पता होना चाहिए चीजों को। तो आप कॉन्सेप्चुअल भी कर लेंगे एंड फैक्चुअल भी कर लेंगे, और अगर कोई 1 सेंटेंस आता है वो भी कर लेंगे, कई सारे सेंटेंस आते हैं तो वो भी आप निकाल ही लेंगे। विश्व बैंक की गतिविधियों में क्या है, मानवीय विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास आता है, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन आता है, या फिर ये जो है विश्व बैंक आसान ऋण और अनुदान देता है। यहाँ पर आगे कह रहा है कि सभी सही हैं, सभी गलत हैं। तो यहाँ पर जो है सभी सही हैं, जितनी बातें बताई गई यहाँ पर सभी सही हैं। ये जो विश्व बैंक है ये मानवीय विकास यानी कि उसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य आ जाएगा, कृषि और ग्रामीण विकास यानी सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं वगैरह आ जाएंगी, पर्यावरण सुरक्षा यानी कि प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आधारभूत ढांचे की बात करें तो इसके अंतर्गत सड़क, शहरी विकास, बिजली, ये सब आ जाएंगे।
फिर हम अगर सुशासन की बात करते हैं तो कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास, ये सारे जो है काम आ जाते हैं। और ये अपने सदस्यों को क्या करता है कि आसान ऋण और अनुदान देता है। और जो ज्यादा गरीब देश होते हैं उनसे अनुदान वापस भी नहीं लेता है, यानी कि उनको अनुदान जो है वापस चुकाना नहीं पड़ता है। जो ज्यादा गरीब होते हैं उनको अनुदान दे देता है और छोड़ देता है कि जाओ, अब तुम्हें देना नहीं है, अपने राष्ट्र के लिए तुम कर लो थोड़ा बहुत काम। तो क्या है कि ये, और इस अर्थ में अगर हम देखें तो ये संस्था क्या है, समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देखेंगे और यहाँ से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसने वाले हैं। इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में फॉर्म किए जाते हैं, बिटवीन द लाइन जा करके चीजें पूछी जाती हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फोकस होके देखिएगा। मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, चाय कॉफी ले लो थोड़ा सा, उसके बाद आओ। जो भी देखना है फोकस होकर के देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई, यानी कि ये सक्रिय कब होता है, स्थापना कब होती है, ये सक्रिय कब होता है, वो हम देखेंगे। 2005 में, या 1 अक्टूबर, ये एक है 1 अक्टूबर 2007 में, या 19 जून 2006 में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसकी स्थापना क्या 2006 में होती है और 19 जून से ये सक्रिय हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया, यानी कि कितनी बार इसके द्वारा इस्तेमाल किया गया। यहाँ कुछ आंकड़े दिए गए हैं और आपको यहाँ से सही आंकड़े, सही ऑप्शन जो है चूज करना है। ये 1 जून 18 के अनुसार ये आंकड़े हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो यही आंकड़े आप याद कर लीजिए। पहला कह रहा है कि सोवियत संघ, रूस ने, सोवियत संघ कह लीजिए, रूस कह लीजिए, किसने 135 बार इसने जो है वीटो का प्रयोग किया है। और जो अगर अमेरिका की बात करें, इसने 84 बार जो है वीटो का प्रयोग किया है अब तक, 18 तक की बात हो रही है। यूके 32 बार किया है, फ्रांस ने 18 बार किया है, चीन ने 11 बार किया। तो यहाँ पांचों देश का जो है दे दिया गया है। और ये कह रहा है ऑप्शन में कि यहाँ जो दिए गए आंकड़े सभी सही हैं या फिर सभी गलत हैं, सिर्फ ए और बी सही है और बी, सी और डी सही है। तो यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन ये सारे ही सही हैं। हमें सारे ऑप्शन सही रखें ताकि आप इनको जो है लर्न कर सकें। यहाँ लिखे रहेंगे तो क्वेश्चन इस तरह बनाए जा रहे हैं ताकि ये फैक्ट के तौर पे आपके पास, आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ये आपके पास उपलब्ध रहें और इनको आप लर्न कर सकें। ठीक है, तो सोवियत संघ ने 135 बार, अमेरिका में 84, यूके 32, फ्रांस 18 एंड चीन 11। ये सब इनके आंकड़े हैं और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कब बढ़ाई गई थी। तो देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एग्जाम में आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को सीधे सीधे यहाँ से मिलेंगे और बस आप इनको जो है अच्छे से देखिए, फोकस होकर इनकी नोट्स बना लीजिए और 2-4 बार मेमोराइज कीजिए। चलते फिरते वीडियो भी आप सुन सकते हैं। पहला कह रहा है 1965 में हुई थी। ठीक है, और दूसरा कह रहा है 1975 में हुई थी। सी कह रहा है कि 1966 में हुई थी, जबकि डी कह रहा है कि 1977 में हुई थी। तो ये आपको ऑप्शन पता होना चाहिए क्योंकि अभी हमें दूसरे क्वेश्चन को जो आंसर था उसको एक्सप्लेन करते करते मैं आंसर दे दिया था मैंने, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। ठीक है, 1965 में जो है 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी। उस समय कितनी थी 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी। अभी 15 में जो है 5 स्थायी हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। ठीक है, जब 11 थे तो उस समय भी जब 11 थे तो क्या थे, 5 में 5 और 10 का डिवीजन है, जबकि 11 में भी 5 और 6 का था। 5 स्थायी थे और 6 जो है अस्थायी थे। तो देखिए सिर्फ अस्थायी में ही बढ़ोतरी हुई थी उस समय भी। 5 जो है जब से इनकी स्थापना हुई है, ये 5 जो स्थायी हैं सेम एज इट इज बने हुए हैं, जैसे स्थापना हुई थी उस टाइम से लेकर के आज तक। थोड़ा बीच में एक बढ़ाया भी गया था, 6 से कितना 10 कर दिया गया था। तो ये कौन थे, अस्थायी किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए 1965 में अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। 6 से 10 कर दी गई, 2 ऑप्शन पूछ सकते हैं, या फिर 11 से 15 कर दी गई थी, 2 ऑप्शन देंगे। 11 से 15 टोटल के लिए आएगा और 6 से 10 जो है सिर्फ किसके लिए आएगा, अस्थायी के लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में विश्व को कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा निवास करता है। तो भारत में पूछ रहा है कि जनसंख्या का कुल कितना, विश्व की जो जनसंख्या है उसका कुल कितना हिस्सा सिर्फ भारत में निवास करता है। ऑप्शन है 1/5, 1/4, 1/6, 1/3। तो देखिए भारत में जो है जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर है, पहला चीन है, दूसरा भारत है
और विश्व का जो है 1/5 यानी कि 5वां हिस्सा जो है यहाँ पर निवास करता है। तो देख लीजिए कितनी बड़ी आबादी है हमारे भारत की, और ऑप्शन ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। वीडियो को सभी लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब तो पक्का कर लेंगे, क्योंकि सारी वीडियोज आपको हमारी तभी मिलेंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यों की संख्या कितनी है? 163 है, 166 है, 164 है या 165 है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा? 164, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 164 इसकी सदस्यों की संख्या है, और अकॉर्डिंग कब के समय से है? 29 जुलाई 2016 के अकॉर्डिंग है। लेकिन आपसे यदि पूछा जाएगा ये ऑप्शन, तो एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, और ये ऑप्शन अगर दिया है तो आप इसी को टिक करेंगे। ठीक है, तो 164 है कितनी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यों की सदस्य संख्या जो है इस संगठन की 164 है, 164 है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो स्थापना होती है 1995 में जो है इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और ये जैसे कि लीग ऑफ नेशन का है, संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? लीग ऑफ नेशन का है, तो वैसे भी ये भी उत्तराधिकारी संगठन है। ये किसका है? ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संगठन बना था, कौन सा? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, ये बना था, तो उसी का उत्तराधिकारी इसको माना जाता है WTO। ठीक है, तो ये किसका उत्तराधिकारी? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जिसको गेट बोलते हैं, गेट, GATT। तो क्या हो जाएगा? जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये हो जाएगा। इसी का उत्तराधिकारी कौन है? WTO, जो कि 1995 में जो है अस्तित्व में आता है या इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और संख्या इनकी कितनी है? तो 164 है। ये संगठन क्या है? जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये, और वैश्विक यानी कि पूरे विश्व के व्यापार के नियमों को तय करने का रोल इसका है। लेकिन देखा जाए तो सभी फैसले जो होते हैं सदस्यों के सहमत से होते हैं, जो इसके सदस्य हैं उनकी सहमत से होते हैं। लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी जो बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, ये क्या करती है कि विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को जो है इस तरह उनको ढालने में या उनको फॉर्मुलेट करने में, उनको नियमों को बनाने में कामयाब हो गई हैं कि इस संगठन की कार्यविधि जो है, मतलब इनके जो फैसले होते हैं या इनके नियम हैं, वो इनके हितों को साधते हैं। ये जो बड़ी शक्तियां हैं, आर्थिक शक्तियां हैं, इनके हितों को साधते हैं। और विकासशील देशों की जो है बहुधा शिकायत रहती है कि इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है, और बड़ी आर्थिक ताकतें उन्हें धकियाती रहती हैं, यानी कि उन पे कंट्रोल रखती हैं। तो विकासशील देशों की शिकायत है, और जो बड़ी ताकतें हैं उनका इस पे कंट्रोल है, और उनके हित को साधते हुए इसके सारे नियम ज्यादातर बनाए जाते हैं। चलिए देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो रहा है। और जो चीजें बता रही हूँ मैं, वो सारी ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो सारी कॉन्सेप्चुअल है, फैक्चुअल नहीं है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, स्किप करेंगे तो आपका ही नुकसान है। जो पूरा देखेंगे वही फायदा उठाएंगे, फिर आप बाद में कहेंगे मैम ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं है। ठीक है, एक एक वर्ड मेरा जो है जो सोने का है, यानी कि आपको फायदा देने वाला है। और एक एक वर्ड मेरा कहाँ से है? आपकी एनसीईआरटी से ही है, बाहर से कुछ भी नहीं है। तो आप एक एक वर्ड को जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आपका इतना मेमोरी है या फिर पहले से पता है तो सिर्फ सुन लीजिए और उसको रिवीजन में ले लीजिए। अदरवाइज आपको नहीं पता है तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? तो ये क्वेश्चन अभी हमने चलो डिस्कस कर लिया है, तो कोई बात नहीं है, सीधा हम ऑप्शन पे आते हैं। 1995 में हुई है, और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इसका उत्तराधिकारी संगठन है। और जो गेट था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था, और ये कब आया? 1995 में आया। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंग्लिश में भी जो वर्ड हो सकता है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ताकि इंग्लिश हिंदी किसी में भी आए तो आप वहां पर जो है चीजों को पहचानने में पहचान पाए। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ज्यादातर इस नाम से पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई है?
ऑप्शन में है 1957 को हुई थी, या फिर 1955 में होती है, या नेक्स्ट ऑप्शन क्या है 1958 में होती है, या डी कह रहा है कि 1956 में होती है। तो जो IAEA है, ये क्या है, इसकी स्थापना, इस संगठन की स्थापना कब होती है? 1957 में होती है, ठीक है। और यह संगठन करता क्या है? ये संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है, देने के लिए है। तो शांतिपूर्ण उपयोग पर ये जो है बल देता है, यानी कि उसको बढ़ावा देने के लिए है, और सैन्य उद्देश्यों में इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। तो पहला पॉइंट देखिए इसका हो, शांतिपूर्ण उपयोग की ये जोर देता है, और सैन्य उपयोग, ठीक है, सैन्य उद्देश्यों के लिए ये रोक लगाता है कि सैन्य उद्देश्यों में इसका जो है लड़ाई झगड़ा हथियारों में प्रयोग ना हो, सैन्य उद्देश्यों पर रोक, सैन्य उद्देश्यों के लिए यूज पर, इस्तेमाल पर इस पे रोक करता है, ठीक है। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की ये परमाणविक सुविधाएं की जांच करते हैं, ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो सके। तो जो नागरिक परमाणु संयंत्र हैं, यानी कि जो सिविल जो प्रौद्योगिकी के लिए और अदर चीजों के लिए, ऊर्जा के लिए यूज करने वाले जो ये परमाणु संयंत्र लगाए गए हैं, इनका उद्देश्य कहाँ, सैन्य के लिए ना हो, सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए ना हो। तो उसकी ये जो है संगठन जो है ये जांच करता रहता है। चलिए देखेंगे, यहाँ ऑप्शन ए राइट हो गया, और ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये जो है एक्सप्लेन किया है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन किसी भी सेंटेंस से पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन क्या है? एक स्वयंसेवी संगठन है। ध्यान से देखना है और आंसर करना है, वीडियो को पॉज करना है, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर आंसर देना है, और उसके बाद चेक करना है कि आपका जो है आंसर सही है या नहीं है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा हेतु अभियान चलाता है। सी कह रहा है मानवाधिकार से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। डी कह रहा है एमनेस्टी का जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। तो एमनेस्टी के बारे में ये सारी बातें हैं। जबकि ई क्या कह रहा है कि इसके रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान, जो मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान होते हैं और मानवाधिकारों की तरफदारी के लिए बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए आपके सामने क्या है, कुछ ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी सही है या ए डी ई सही है, सभी सही हैं, सभी गलत हैं। तो यहाँ पर भी जो है आपके सारे ऑप्शन ये सभी सही दिए गए हैं, क्योंकि इसकी मेन बातें जो इंटरनेशनल एमनेस्टी है, इसकी मेन बातें जो एनसीईआरटी में दी गई हैं इतनी ही दी गई हैं, और इनको आप ध्यान से देख लीजिए और इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन है, ये भी एक संगठन है। तो इसके बारे में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपको पता करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कह रहा है कि मानवाधिकारों की वकालत करने वाला अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, ठीक है, मानवाधिकारों से संबंधित है और अंतरराष्ट्रीय है और स्वयंसेवी है। अगला क्या है, अमेरिका का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, अमेरिका का है, ये भी ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय है और मानवाधिकार संगठन है। सी कह रहा है दुनिया भर की मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। और डी कह रहा है बारूदी सुरंगों और बाल होगा यहाँ पर, बाल सैनिकों, यानी कि जो कम उम्र के सैनिक होते हैं, बाल सैनिकों के प्रयोग पर रोक तथा अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान में मदद की है। तो यहाँ पर कोई एक ऑप्शन सही है या सभी सही हैं? तो ये ऑप्शन ई आपका राइट हो जाएगा। जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं ह्यूमन राइट्स वॉच से संबंधित सभी सही हैं, और इतना आप देख लीजिए एनसीईआरटी में इतने ही फैक्ट जो है ह्यूमन राइट वॉच के बारे में दिए गए हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की 17वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई? दिल्ली में, सिंगापुर में, थाईलैंड में या फिर न्यूजीलैंड में? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 17वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई है? तो इसकी जो है 17वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई थी? दिल्ली में मनाई गई थी, ठीक है। कब मनाई गई थी? 2015 में मनाई गई थी। आप जोड़ेंगे तो वैसे भी कैलकुलेट करेंगे तो निकल आएगा ये, ठीक है। और 2015 में कौन? बान की मून ये महासचिव होते हैं, तो इन्होंने ही शुरुआत की थी अपने भाषण से, यानी कि जश्न की शुरुआत, मनाने की शुरुआत इनके स्पीच से हुई थी। तो बान की मून थे, और बान की मून का जैसे कि आपको पता है ये कब से थे, 2007 से लेकर के और 16 तक ये रहे हैं, ठीक है। 2007 से 16 तक ये बने रहे हैं किस पर? महासचिव के पद पर, बान की मून।
तो इन्होंने ही जो है इनकी जो है महासचिव जब थे उस समय जो है ये 17वीं वर्षगांठ मनाई गई थी और कहाँ मनाई गई थी? दिल्ली में मनाई गई थी, 2015 में मनाई गई थी। ये सारे फैक्ट आपकी एनसीईआरटी से निकाले हैं हमने, ठीक है। कोने-कोने में दिए होते हैं थोड़े-थोड़े से, वो सारे हमने देख के आपको दिए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी, ठीक है। इन सभी को आप बिल्कुल खोल के पी जाइए, ठीक है। आगे देखेंगे, ये कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं, इनके बारे में थोड़ा हम बाद में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है, वाशिंगटन डीसी में है, स्विट्जरलैंड में है या फिर जो है उपर्युक्त कोई नहीं। तो जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में है और सिर्फ जो 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएन के 6 जो शाखाएं हैं उनमें से सिर्फ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ही अलग है, बाकी सभी के जो है मुख्यालय एक जगह हैं और आपको मैंने वो बहुत बार बताया, आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कहाँ पर सारे मुख्यालय हैं इसके, ठीक है। चलिए और आगे हम देखेंगे जो हमारी कुछ क्या है महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं, इनके बारे में पूछा जाता है, इनका शॉर्टकट दिया लॉन्ग पूछा जाता है या फिर इनके जो कार्य क्या करते हैं उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो यूएन की महत्वपूर्ण एजेंसियां जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कार्य करती हैं कौन-कौन सी हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर इसका फुल फॉर्म। बी है दूसरा है विकास प्रोग्राम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और अगला क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, ये है UNHRC। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कुछ ना कुछ यहाँ से जो इसकी एजेंसियां होती हैं वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। डी क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, इसी के जो है ये जो हम एंटोनियो गुतेरेस हैं ये क्या रहे थे, इसी में जो है 2005 से 15 तक क्या रहे थे, इसमें कमिश्नर के पद पर इन्होंने काम किया था। कमीशन है तो कमिश्नर के पद पर इन्होंने काम किया था 2005 से 15 तक और उसके बाद फिर ये महासचिव बन गए थे 17 में। गुतरेस के बारे में ये जानकारी है, ठीक है। चलिए तो अगला जो है संगठन क्या है, एजेंसी की बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ बालकों यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, ये बहुत पूछा जाता है। जी क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को, ये जो है काफी जो महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं उनके बारे में यहाँ पर हमने लिखा है। एक दो इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ये क्या है, ILO शॉर्ट में। फिर क्या है, ये खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसको क्या बोलते हैं, FAO। सब कुछ आपके एनसीईआरटी से है, कुछ भी बाहर से नहीं है, ठीक है। देखेंगे IMO यानी कि अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन, अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन, इसको क्या बोलते हैं, IMO बोलेंगे इसको, ठीक है। फिर अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU, अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ITU। तो आज के क्वेश्चन इतने हैं और आगे फिर हो सकता है मैं रात तक एक और वीडियो अपलोड करूं, तो आप सबसे पहले तो अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें क्योंकि एक भी वीडियो मिस करेंगे तो आप पूरा का पूरा चैप्टर मिस कर जाएंगे और पॉसिबल है कि वहीं से क्वेश्चन आपके बन जाएं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें और ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप ये समझ लीजिए कि सोने के वर्ड हैं आपके लिए, ठीक है।
खजाना है, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको। बराबर जो है सारे नोट या स्क्रीनशॉट बना करके अपने रखते रहना है। एक जगह फाइल बना लीजिए, वहाँ पर रखते रहिए। और एक-एक वर्ड जो है आपका एनसीईआरटी से निकाला जा रहा है, कहीं बाहर से कुछ भी नहीं है। और एनसीईआरटी आपको जो है पूरा होना चाहिए। एनसीईआरटी यदि आपकी रेडी है, तो आप जो कॉन्सेप्चुअल है वो तो आप निकाल ही देंगे, समझ से ही अपने निकाल देंगे। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि कॉन्सेप्चुअल लेकर के चलूँ इन जो है प्रैक्टिस को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे। वहाँ पर अगर थोड़ा बहुत वर्ड्स में हेर-फेर की जाती है, तब भी आप जो है सही जो राइट आंसर है वो टिक कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जो कि हो सकता है आज ही दूसरा मैं अपलोड कर दूँ। तो जैसे-जैसे मेरा तैयार होता जा रहा है, वैसे-वैसे मैं आपको देती जा रही हूँ। तो नोटिफ़िकेशन को ऑन करके सारे वीडियोज़ को अवेल करें और इन सभी को एक जगह शॉर्ट नोट्स के रूप में रखें। टाइम बहुत है आपके पास, 20-25 दिन का, कोई टाइम की कमी नहीं है। अगर मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमें की मोटिवेशन मिलता है। इतनी पूरी एनसीईआरटी आपको 20 दिनों में पहुँचाने का मोटिवेशन आप ही हमें देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।